आज का हमारा विषय आधुनिक विश्व का इतिहास तृतीय वर्ष का फ्रांस की क्रांति रहेगा। फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी वो न केवल यूरोपियन इतिहास की बल्कि विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसने पुरातन व्यवस्था को अनुकूल चुनौती दी। इस क्रांति ने 3 नवीन आदर्श स्थापित किए, जिन्हें हम स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी के रूप में जानते हैं। हालांकि इससे पूर्व भी कुछ क्रांतियाँ हुई थी, जैसे अमेरिका की क्रांति हुई, इंग्लैंड की क्रांति हुई और उसमें लिबर्टी की बात, इक्वालिटी की बात की गई थी। किंतु फ्रांस की इस क्रांति ने इन आदर्शों को पूर्ण रूप से रूपांतरित किया। इस क्रांति को इसीलिए आधुनिक युग की शुरुआत भी मानी जाती है। इस क्रांति के तहत जो 3 सिद्धांत उभर के आए, जो 3 आदर्श उभर के आए, उनमें स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में यह स्पष्ट किया गया कि सत्ता ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से, यानी शासक से नहीं बल्कि जनता से शासक तक आती है। समानता के सिद्धांत के अंतर्गत कुलीन वर्गों के जो विशेषाधिकार थे, जो कि फ्रांस के समाज में निहित थे, जिन्हें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, उन विशेषाधिकारों को चुनौती दी गई और सभी मनुष्यों की समानता की बात की गई। भ्रातृत्व के संदेश में मनुष्य के मध्य राष्ट्रीय प्रेम और सौहार्द की भावना को बल दिया गया। तो हम देखते हैं कि ये तीनों जो आधुनिक युग के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इन तीनों को फ्रांस की क्रांति ने पूरी तरीके से रूपांतरित किया, यानी उसको वो किस तरीके से क्रांति के दौरान स्पष्ट रूप से आई। जब हम क्रांति के कारणों की चर्चा करते हैं तो बहुत से कारण थे जो फ्रांस की क्रांति को एक महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में लेकर आए। फ्रांस का समाज पुरातन व्यवस्था के आधार पर निर्मित था, जो कि ओल्ड रेजीम भी जिसे कहा जाता है, और इसके प्रति गहरा असंतोष व्याप्त हो गया था। तो प्रथम कारण हम देखते हैं सामाजिक विषमताएं। फ्रांस का समाज, जो कि वैधानिक रूप से 3 वर्गों में विभाजित था, ये 3 वर्ग थे: प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट के अंतर्गत राज्य का पादरी वर्ग आता था। राज्य में चर्च की स्थिति स्टेट विद इन स्टेट की जैसी थी, यानी राज्य के भीतर एक दूसरे राज्य की तरह थी। यह वर्ग जो था वो कर के भार से मुक्त था और यह वर्ग भी 2 भागों में विभाजित था: उच्च पादरी वर्ग, जिन्हें कुछ ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, और निम्न पादरी वर्ग, जिन्हें अधिकार तो प्राप्त थे किंतु उच्च पादरी वर्ग के मुकाबले थोड़े कम अधिकार इनको प्राप्त हो रखे थे। द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत हम देखते हैं कि कुलीन तंत्र के लोग आते थे। ये इस वर्ग को सामाजिक दृष्टि से कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रथम एस्टेट की जैसे ही प्राप्त थी, यानी ये वर्ग भी कर नहीं दे, बहुत से कर ये भी नहीं दे रहे थे। ये भी 2 भागों में विभाजित था: शस्त्र आधारित कुलीन वर्ग यानी नोबेलिटी ऑफ सोर्ड, और वस्त्र आधारित कुलीन वर्ग यानी नोबेलिटी ऑफ द रोब। तो ये जो 2 वर्ग थे, इनमें नोबेलिटी ऑफ सोर्ड जो था वो, जो कि वंशानुगत रूप से कुलीन थे, वो इस श्रेणी में आ रहे थे, और जो नोबेलिटी ऑफ रोब थे वो वंशानुगत तरीके से इस वर्ग को बिलोंग नहीं कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि तृतीय एस्टेट, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसने इस क्रांति में योगदान दिया, वो तृतीय एस्टेट था, जिसके अंतर्गत प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट यानी पादरी और कुलीन तंत्र के लोगों के अलावा सभी लोग आ रहे थे, चाहे वे
डॉक्टर हों, व्यापारी हों, श्रमिक हों, जितने भी वकील हों, सभी लोग इस तृतीय एस्टेट के अंतर्गत आ रहे थे और राज्य के करों का लगभग सारा भार इन्हीं को वहन करना पड़ता था। ये सभी प्रकार की सुविधाओं से भी वंचित थे। यानी सबसे पीड़ित वर्ग जो था वो ये तृतीय एस्टेट था। इनमें 3 प्रकार के लोग थे: कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग या बुर्जुआ जो कहलाए, और जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस क्रांति को में अपना दिया। तो ये सामाजिक पुरातन व्यवस्था जो थी, जो असमानता थी, वो क्रांति का प्रमुख कारण रही। दूसरा कारण व्यापक आर्थिक असंतोष रहा। फ्रांस की जनता में गहरा आर्थिक असंतोष था। सरकार के वित्तीय प्रबंध जो थे वो बहुत कमज़ोर थे। प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोग करों का भुगतान नहीं करते थे। तृतीय एस्टेट के लोग, विशेषकर कृषक वर्ग जो था, वो सभी प्रकार के जो टैक्स थे वो देता था और कई प्रकार के टैक्स लगाए गए थे राज्य के द्वारा, जो कि प्रत्यक्ष भी थे और अप्रत्यक्ष भी थे। कृषकों को चर्च को धार्मिक टैक्स देना पड़ता था, जो टाइथ के नाम से जाना जाता था। ये किसान वर्ग जो था वो सबसे ज़्यादा कर राजा को दे रहा था, जिनमें भूमि कर, व्यक्तिगत कर, आय कर, कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे, जैसे नमक कर, चुंगी कर, उत्पादन कर। और नमक कर एक ऐसा कर था जो कि नमक एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता था। भोजन सामग्री, रसोई से जुड़ा हुआ भी था, और चूँकि मीट को इस क्षेत्र के अंदर रखा जाता था, प्रिजर्व किया जाता था, उसमें नमक का प्रयोग होता था। तो नमक एक आवश्यक सामग्री थी, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कर लगाया हुआ था, जो तृतीय एस्टेट के लोगों को देना होता था। 18वीं शताब्दी में इन अप्रत्याशित करों में वृद्धि हो गई और फ्रांस की जनता की आर्थिक विषमताएं बढ़ गईं, और इन बढ़ी हुई आर्थिक विषमताओं में एक विस्फोटक तत्व की तरह क्रांति ने कार्य किया। अगला कारण जो रहा वो राजनीतिक निरंकुशता का था। फ्रांस का शासक इस समय लुई 16वां था, और वो फ्रांस के शासक, वैसे लुई 16वां क्रांति के काल में शासक था, लेकिन इसके पूर्वजों के काल से ही फ्रांस के शासक स्वयं को दैविक अधिकार से संपन्न मानते थे। यानी वे ईश्वर की इच्छा से शासन करते थे, जनता की इच्छा से नहीं। लुई 16वां एक सुधारवादी शासक तो था, सुधार तो करना चाहता था, किंतु वे अपर 2 क्लास जो थी, अपर 2 एस्टेट जो थे, उनको नाराज़ नहीं करना चाहता था। वह वर्साय के महल में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था और अपने कर्तव्यों के प्रति वो थोड़ा उदासीन हो गया था। वो सुधार इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि राज्य को इनकम कम हो गई थी और राज्य के ऊपर निरंतर भार बढ़ गया था टैक्स का, ऋण का। जनता तभी सुखद हो सकती थी जब राजा एक जनहितैषी तानाशाह के रूप में कार्य करे, लेकिन लुई ऐसा नहीं कर रहा था और परिणाम क्रांति रहा। अगला कारण हम देखेंगे प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का। फ्रांस का प्रशासनिक ढांचा अत्यंत ही अव्यवस्थित रहा। राजा के बीच और प्रजा के बीच में एक गहरी खाई थी, यानी दूरियां थी। शासक लोगों के संपर्क में नहीं था। वो पेरिस जहाँ जो कि ज़्यादातर लोग जो पेरिस में रह रहे थे, उससे दूर वर्साय के शानदार राजमहल में ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करता था। ये अपने राजनीतिक दायित्वों के प्रति भी उदासीन रहे। प्रशासनिक निर्णयों के मामले में फ्रांस के राजा निरंकुश रहे, सदा से ही वे स्वेच्छाचारी थे और वे अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मान रहे थे और ईश्वर की इच्छा अनुसार शासन कर रहे थे। प्रशासनिक कार्यों की सहायता के लिए राजा के पास 5 समितियां थीं
जो कानून बनाने, आदेश पारित करने और राज्य की गतिविधियों को संचालित करने का कार्य करती थी। किंतु इन समितियों में जो सदस्य थे वो सभी राजा द्वारा मनोनीत चुनिंदा लोग थे, जो इनडायरेक्टली हमें समझ आ रहा है कि शासक की कृपा के पात्र थे। तो अल्टीमेटली निर्णय जो भी होते थे वो शासक की निरंकुश प्रवृत्ति के अनुरूप ही हुआ करते थे। ये 5 समितियां राजा की 5 उंगलियों के रूप में जानी जाती थी। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की हम बात करें तो संपूर्ण राष्ट्र प्रदेशों में बटा हुआ था, जो इंटेंडेंसीज के नाम से जाने जाते थे। इन प्रदेशों के प्रमुख अधिकारी को गवर्नर कहा जाता था, जो राजा द्वारा नियुक्त होता था। और हर एक प्रदेश में ये गवर्नर मनमाने ढंग से शासन करते थे। अधिकांश प्रदेश की जनता अपने शासकों से, अपने गवर्नर से प्रसन्न नहीं थी। हम देखते हैं कि हर प्रदेश में अलग अलग प्रकार के कानून और कायदे थे। तो ऐसे में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से, प्रशासनिक व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से लोगों को प्रसन्न नहीं कर पा रही थी और फ्रांस की जनता अत्यंत पीड़ित थी। फ्रांस की क्रांति का एक अन्य और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो रहा वो बौद्धिक जागृति थी। फ्रांस की क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि बनाने का कार्य चिंतकों और लेखकों द्वारा किया गया। ये फ्रांस की जनता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असंतोष को बड़ी ही प्रखर अभिव्यक्ति दे रहे थे अपनी लेखनी के द्वारा। हालांकि इन्होंने क्रांति को उत्पन्न नहीं किया, लेकिन इन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ क्रांति के लिए जो कारण थे उन्हें स्पष्ट किया और एक बहस का माहौल बनाया, जन आवेश को जागृत किया। फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि में 18वीं शताब्दी के 3 फ्रांसीसी विचारक महत्वपूर्ण रहे, मॉन्टेग्यू, वोल्टायर और रूसो। इन्होंने राज्य में जो प्रशासनिक पद्धति थी उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। कुछ सामाजिक असमानताएं जो थी उनके ऊपर लेखनी लिखी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य की व्यवस्था क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करी। तो हम देखते हैं कि इनके द्वारा जिन बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया या ध्यान आकर्षित किया गया लोगों का, लोग समझने लगे कि उन्हें कहाँ परिवर्तन चाहिए और फ्रांस की क्रांति जो थी उसको एक हम समझ सकते हैं कि एक माहौल क्रांति का बना। वित्तीय संकट जो कि सबसे तात्कालिक कारण फ्रांस की क्रांति का रहा, वो इस युग में हम देखते हैं कि लुई 15वें के शासनकाल में फ्रांस अनेक युद्धों में संलग्न रहा, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई। हालांकि अपने आप को इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार ने कई कोशिशें करी, जिसमें उसे कई बार ऋण लेने पड़े और एक समय ऐसा आया जब राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग जो था वो ऋणों के ब्याज चुकाने में ही जा रहा था। आमदनी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा राजा के महल वर्साय की शानो शौकत पर खर्च हो रहा था और इनका भार यानी राज्य की इनकम जो थी वो तृतीय एस्टेट के माध्यम से ही होती थी। प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोग किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं दे रहे थे, लेकिन उनको सुविधाएं पूरी प्राप्त थी। सरकार आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति में आ गई थी और जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा तब वित्तीय स्थिति पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी थी।
अपने राज्यकाल के आरंभ में ही उसने कुछ वित्तीय संकटों को सुलझाने की कोशिश करी, किंतु वो सफल नहीं हो पाया। उसने एक योग्य और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति तुर्गो को ये कार्य सौंपा था, लेकिन तुर्गो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो ओल्ड रेजीम थी, जो व्यवस्था थी, उसमें बहुत सी पेचीदियाँ थी। उसके बाद तुर्गो के बाद नेकर को वित्तीय प्रबंध का कार्यभार सौंपा गया। उसने खर्चों में कटौती करने की कोशिश करी और ऋणों के माध्यम से कुछ फ्रांस की स्थिति को सुधारने की कोशिश करी, लेकिन खर्चों में वो ज़्यादा कटौती नहीं कर पाया, क्योंकि शासक के पर्सनल खर्चे जो थे वो काफ़ी बड़े हुए थे। तो हम देखते हैं कि लुई 16 की कोशिशें जो थी वो निरंतर असफल होती जा रही थी। अंततः उसके सामने और कोई चारा नहीं रहा और उसे ये विचार करना पड़ा कि प्रथम और द्वितीय एस्टेट के ऊपर भी उसे कुछ कर लगाना पड़ेगा, चाहे वो कर नाम मात्र का ही हो, लेकिन राज्य की इनकम बढ़ाने के लिए इन दो वर्गों के ऊपर भी कर लगाना होगा। इस कर को लगाने के लिए वो जो निर्णय लेना था उसे, वो एस्टेट जनरल के माध्यम से ही ले सकता था। एस्टेट जनरल फ्रांस की एक ऐसी संस्था थी जो हम ऐसा समझ सकते हैं कि एस्टेट जनरल एक प्रतिनिधि सभा थी जिसका अधिवेशन 175 साल से अभी तक बुलाया नहीं गया था। और शासक जब भी कोई परिवर्तन करना होता था, आमूलचूल परिवर्तन करना होता था, तो इन तीनों जो वर्ग थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय एस्टेट, इन तीनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही परिवर्तन कर सकते थे। और ये तीनों एस्टेट जो थे, इसके प्रतिनिधि मिलकर एस्टेट जनरल नामक संस्था जो थी, प्रतिनिधि सभा जो थी, उसका निर्माण करते थे। तो इस एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाना था और उसके माध्यम से परिवर्तन करना था। एस्टेट जनरल की मीटिंग जब बुलाई गई तो उसमें कुछ मतभेद उत्पन्न हुए और इन मतभेदों में, क्योंकि एस्टेट जनरल के माध्यम से निर्णय लेना था कि प्रथम और द्वितीय एस्टेट के ऊपर भी कर लगाया जाए, ये प्रथम और द्वितीय एस्टेट के जो सदस्य थे वो कर देने के लिए तैयार नहीं थे। और मतदान की प्रक्रिया जो थी वो एक अलग प्रकार की प्रक्रिया थी, क्योंकि दोनों एस्टेट्स के 2 वोट और तृतीय एस्टेट का 1 वोट, यानी पूरे जो प्रतिनिधि मंडल था उसको एक वर्ग से 1 वोट गिना जा रहा था। तो प्रथम दोनों एस्टेट के जब 2 वोट हो रहे थे और वो कर नहीं देने के पक्ष में हो रहे थे, और तृतीय एस्टेट का 1 वोट था जो कर देने के पक्ष में हो रहा था, वो बहुमत के आधार पर प्रथम और द्वितीय एस्टेट भारी पड़ रहे थे और फिर करों का भार पुनः तृतीय एस्टेट पर आने वाला था। इस बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए और यहाँ से हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो थी उसकी शुरुआत हुई। अगले लेक्चर में हम क्रांति कैसे हुई, एस्टेट जनरल का निर्माण हुआ, उसकी मीटिंग बुलाई गई और फिर क्रांति की क्या घटनाएं थीं उनको डिस्कस करेंगे।